प्रिंसिपल रविंद्र तलवार जी, श्रीमती तलवार जी, रीजनल डायरेक्टर प्रिंसिपल वर्मा जी, मेरे भाई डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी के बहुत ही योग्य एकेडमिशियन प्रिंसिपल गुलेरिया जी, स्टाफ मेंबर्स, प्रेस के मित्र, प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे आपका कितना वक्त लेना चाहिए। मेरे विचार से ये भी एक बड़ा अत्याचार है अत्याचारों की परंपरा में। लेकिन मैं आपका बहुत वक्त जाया नहीं करूंगा। बहुत थोड़ी सी बात, क्योंकि मेरे भाई गुलेरिया जी ने बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम इस कार्यक्रम के लिए किया है। मेरा मन करता है कि मैं उनसे गले मिलूं, लेकिन उनकी शारीरिक ऊंचाई, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई, उनकी एकेडमिक हाइट, उनका विजन इतना ऊंचा है कि मैं चाह कर के भी अदने से कद का आदमी काफी नीचे रह जाता हूं। और इस नाते उनको, उनके सारे स्टाफ मेंबर को, उनके नॉन टीचिंग के साथियों को और उनके साथ साथ सारे अभिभावकों को अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। जिस शहर में प्रिंसिपल कुलदीप गुलेरिया जैसा सांस्कृतिक चौकीदार मौजूद हो, उस शहर के बालकों का भविष्य निश्चित ही बहुत उन्नत और बहुत सुरक्षित है। और इस नाते इस विद्यालय ने अपनी भूमिका को समझा है, पेरेंट्स की भावनाओं को समझा है, उनके सपनों को समझा है। और जो शिक्षक अपने अभिभावकों के सपनों को समझता है, उन सपनों को समझ करके उनके हिसाब से कार्य करता है, परिश्रम करता है, तपस्या करता है, मैं ये समझता हूं कि वो राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और इन अर्थों में भाई कुलदीप गुलेरिया जी और उनकी पूरी टीम का परिश्रम सैल्यूट के योग्य है। मैं उनका भूया भूया अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। बंधुओं, आप सब अभिभावक यहां बैठे हैं। क्या डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी के प्रयासों से सेटिस्फाई हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप टीचर्स की भूमिका से संतुष्ट हैं? इसके आगे का एक दूसरा सवाल है, बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं एज पेरेंट्स, क्या हम उससे भी संतुष्ट हैं? एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सरोकार, क्योंकि उससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। मैं सारे देश में घूमता हूं, अनेक प्रकार की संगोष्ठियों में, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब ये महसूस करता हूं कि सारा दायित्व, सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर डाल दी गई है एक बालक के निर्माण की, तो मैं ये पाता हूं कि माता पिता बहुत बड़े धोखे का शिकार होने लगे हैं। मित्रों, आज जैसा परिवेश है, आज जैसा माहौल है, हर माता और पिता को डराता है, हर दादा दादी को डराता है।
सड़क का वातावरण हो, बाजार का वातावरण हो, गली मोहल्लों का वातावरण हो, खेत खलिहानों का वातावरण हो, टेक्नोलॉजी का संदर्भ हो, आज इन सब ने हमारे बालक को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। खतरा बहुत कम था तब जब हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं थे, तब जब हम विज्ञान के आविष्कारों के साथ नहीं थे, तब जब हम स्पीड के साथ नहीं थे, तब जब हम बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ नहीं थे। खतरा बहुत कम था। आदमी बैलगाड़ी से गिरता था, एक बार गिरता था सामान्य चोट खाकर बच जाता था, दोबारा गिरता था वैसी ही चोट खाकर बच जाता था, जीवन चलता रहता था, घायल होता था, जीवन आगे बढ़ जाता था, समझ बढ़ जाती थी। हमने गति का आविष्कार कर लिया। हमारी गति बैलगाड़ी से हजारों लाखों गुना ज्यादा हो गई। ध्यान रखिए, खतरा भी उतना बढ़ गया। बैलगाड़ी से गिरने के बाद जीवन के बच जाने की लाखों संभावनाएं थी, क्योंकि बैलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल से एक बार बालक गिरेगा, जीवन नहीं बचेगा। इसलिए गति के साथ जो आदमी चल रहा है वो रिस्क के साथ नहीं चल सकता, वो गलती नहीं कर सकता, वो खतरे का चयन नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे और आपके सामने, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पिता हैं, हम सब कहीं ना कहीं मां हैं, और मां और पिता होने के नाते यह सुनिश्चित करना होगा कि बालक गलती ना करे। उसके जीवन को संबोधित करना होगा, उसके विचार को संबोधित करना होगा। एक मां के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक संबंधी के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी को, मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ आप सबके सामने ये कहने का साहस कर रहा हूं, हम नाकामयाब रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को डिफाइन करने में, अपनी जिम्मेदारी को परिभाषित करने में, अपनी जिम्मेदारी को समझने में। हमारा सपना है बालक कामयाब बने, हम कामयाबी को परिभाषित नहीं कर पाए। हमारे लिए कामयाबी का मीनिंग एक खास किस्म की भाषा बोलना, एक खास किस्म का जीवन जीना, एक खास किस्म की सनक पालना, एक बड़ा सा पैकेज अचीव कर लेना। हमारे लिए कामयाबी का मतलब पूरा हो जाता है। ख्याल करिए, जरूरी नहीं है कि 50 लाख का पैकेज मिलने के बाद, उस दौर में जब सबसे बड़ी जरूरत पानी का ग्लास बन जाती है, बालक देने के लिए आगे भी आएगा। हम एक चीज को पूरी तरह से भुला चुके हैं और वो चीज जीवन की समझ है। मित्रों, मैं बड़ा दुखी होता हूं कई बार तब जब मैं देखता हूं सारी शिक्षा पद्धति का जोर बालक की मेमोरी पर है, बालक की याददाश्त पर है। हमारा सारा मूल्यांकन, हमारा सारा परीक्षा तंत्र किस बात को वैल्यूएट कर रहा है, किस बात का मूल्यांकन कर रहा है? बालक ने कितना याद कर लिया, बालक के दिमाग में कितना आ गया, उसके बिहेवियर में कितना आ गया, उसकी समझ में कितना आ गया, इसका संदर्भ हमारी शिक्षा नीति से नहीं रह गया, हमारी परवरिश से नहीं रह गया। हम बालक की मेमोरी को, बालक की इंटेलिजेंस समझ बैठे हैं। हमारा बालक मेमोरी के साथ आगे बढ़ता है, यादों के साथ आगे बढ़ता है, और यादों के रास्ते आगे बढ़ता बढ़ता सिर्फ एक नकलची बालक बन जाता है। दूसरों जैसा हो जाने की एक इच्छा, दूसरों जैसा बन जाने की एक इच्छा,
दूसरे में से खोजना क्या है, दूसरे में से निकालना क्या है। हम दिमागी तौर पर अभी हमारा मैच्योर होना बाकी है। 21वीं शताब्दी में तब जब दुनिया मंगल पर पहुंच रही है, हम 2000 के नोट में मंगलयान की तस्वीर लिए घूम रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सिखाना पड़ रहा है कि केला खाकर के केले का छिलका कहां फेंके, यूरिन पास करते समय किस बात का ख्याल करें, खाने से पहले हाथ धो लें, हम गंदगी को दूर करें। 21वीं शताब्दी में भारत अभी अपने नागरिकों को, अपने बालकों को यह सिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो सफाई कितनी जरूरी चीज है। मैं ये समझता हूं सरोकार बदलने चाहिए। माता पिता केवल आचार्य के पास, प्रिंसिपल कुलदेव गुलेरिया के हाथों में अपने बालक की उंगली पकड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। शिक्षा के दो केंद्र हैं, दो पहिए हैं। पहला पहिया संस्कार है, दूसरा पहिया शिक्षा है। जिस बालक को संस्कार नहीं है, उस बालक को यदि शिक्षा मिल जाएगी तो संस्कृत में एक पंक्ति है, साक्षरः राक्षसः भवन्ति। साक्षर शब्द को उल्टा कर दीजिए। साक्षर कहते हैं जो थोड़ा सा अक्षर जान ले गए हैं, उसे साक्षर कहते हैं। साक्षर आदमी यदि संस्कारों से रहित हो जाएगा तो राक्षस जैसा बिहेव करने लगेगा। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, संस्कार की जिम्मेदारी मां और पिता की है। संस्कार का संबंध तर्क से है, तर्कपूर्ण जीवन से है। बालक को आप अंधा करके जानकारियों के सहारे, भारी भरकम अंग्रेजी के शब्दों के सहारे, केमिस्ट्री की नॉलेज के सहारे बाजार के हवाले नहीं कर सकते, कारोबार के हवाले नहीं कर सकते। देश की व्यवस्था जिन्होंने डिक्शनरी पूरी याद कर ली है, उन लोगों के हवाले नहीं कर सकते। जिनके चाल चरित्र की गारंटी ना हो, जिनके ईमान की गारंटी ना हो, जिनकी अच्छाई की गारंटी ना हो, आप उनके हवाले कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए यदि महर्षि मनु इस देश का एक आचार्य इस देश की फीमेल की कीमत लगाने बैठता है, उसका मूल्यांकन करने बैठता है और उसे इतना ऊंचा तोलता है, तो उसका कारण है। और वो कारण बालक के प्रति दिया जाने वाला योगदान है। मनु जब कहता है कि मां पहली आचार्य है, मां पहली टीचर है, और उसके बाद जब उसका मूल्यांकन करता है और मनु से यह पूछा जाता है कि बताओ एक मां की कीमत क्या है, तो उसे तोलने के लिए बट्टा नहीं मिला, उसे तोलने के लिए 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो का बाट नहीं मिला। उसने तराजू के दूसरे पल्लों में 100 पिता बिठा दिए और 100 पिता दूसरे पल्ले में बिठाकर आचार्य मनु कहता है, जितना वजन, जितनी गरिमा, जितना उत्तरदायित्व, जितना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के जीवन में, समाज के जीवन में, बालक के जीवन में एक पिता 100 पिताओं का है, उतना कंट्रीब्यूशन एक माता का है। आप समझ सकते हैं ये गरिमा यदि भारत का आचार्य अपने देश की नारी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि वो सिर्फ जन्म देती है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि वो उसके दिमाग को संबोधित करती है, उसके मन को संबोधित करती है, उसके विचार को संबोधित करती है। वो सिलसिला मैं दुख से कहता हूं आज रुक गया है। अरसा हो गया, आप याद करना बंधुओं, कौन सा दिन था जब आप अपने बेटे या बेटे के कंधे पर हाथ रख के शाम के खाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट बड़े आत्मीय भाव से दुनिया को दिमाग से निकाल करके गली के अंदर टहले थे? आप याद कर पाएंगे? आप सोच पाएंगे? क्या माता का संदर्भ सिर्फ इतना है बेटे होमवर्क कर ले, कुल
कुलदीप गुलेरिया कल क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, क्लास टीचर कल डीएवी स्कूल की क्लास से बाहर कर देंगे। तमाम माता पिता का संदर्भ सिर्फ होमवर्क करवाना, आइडियाज को संबोधित करना है, विचार को जगाना। आप बच्चे को नहीं रोक सकते। खतरा बाजार में, खतरा दुकान में, खतरा टेक्नोलॉजी में, चारों तरफ खतरा मौजूद है। क्या करिएगा? बालक को घर की चारदीवारी में रखिएगा? कल को खतरे ने आकर के दरवाजा नॉक कर दिया, क्या करिएगा? दरवाजे पर ताला लगा लीजिएगा? खतरा दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस गया, फिर क्या करिएगा? बालक को ड्राइंग रूम में से बेडरूम में शिफ्ट करिएगा? खतरा वहां भी घुस गया, फिर क्या करिएगा? खतरे का मुकाबला करने के लिए एक मुकम्मल दिमाग देना होगा, एक मुकम्मल तर्क देना होगा, एक मुकम्मल साहस देना होगा, एक मुकम्मल शैली देनी होगी। और वो शैली वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो मां दे सकती है, वो पिता दे सकता है, उनका आचार दे सकता है। और इसलिए आप केवल सुविधा उपलब्ध कराने वाले पेरेंट्स नहीं बन सकते। आपका काम सिर्फ यहां खत्म नहीं होता कि प्रिंसिपल कुलदीप गुलेरिया के द्वारा मांगी गई फीस दे दें, स्कूल की ड्रेस दे दें, स्कूल बैग दे दें और बालक को स्कूल छोड़ दें और ले लें। आपका काम इससे आगे का है। और वो काम बालक के विचार से बात करने का है, बालक से बात करने का है, बालक के सपनों से बात करने का है, बालक के तर्क से संवाद करने का है। और जिस दिन आप उसके तर्क से संवाद करेंगे, आप फिलॉसफी की बात कीजिए। मैं पिछले 17 वर्षों से एक ऐसे माता पिता की खोज में हूं जिसने अपने बालक को यह कहा हो कि बेटे, इस समर वेकेशन में, इस विंटर वेकेशन में, इन छुट्टियों में, दीपावली और दशहरा की छुट्टियों में तुम्हें फला बलिदानी के जीवन को पढ़ना है, तुम्हें भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़नी है, तुम्हें नचिकेता की बायोग्राफी को देखना है, तुम्हें ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ना है, तुम्हें स्वामी श्रद्धानंद का जीवन पढ़ना है, तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम के आइडियाज पढ़ने हैं। मैं पिछले 17 वर्षों से उस माता पिता की खोज में हूं जो अपने बालक को किताबों के साथ देखना चाहता है। बंधुओं, संदर्भ टूट रहे हैं। पेरेंटिंग का वो मतलब नहीं है जो हमने समझ लिया है। और इसलिए बड़ी चुनौती पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है, बड़ा खतरा पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है। यदि नादानी की, यदि नजरअंदाजी की, यदि लापरवाही की, यदि बच्चों के तर्कों से बात न की, तो ख्याल करना वो खतरा हमारे घर की चार दीवारी के अंदर पनप जाएगा। उस खतरे, वो बालक खतरा ना बने, ना अपने लिए ना समाज के लिए। इसलिए उसके मन को संबोधित करना होगा, उसके विचार को संबोधित करना होगा, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जीना है। इस परिंदे की तरह से उसे खुला आकाश देना है। समझदार आदमी एक सुरक्षा के साथ उसे बाहर निकालता है। मैंने सुना है कांड के पास कवच और कुंडल थे। मैं मौजूद नहीं था कि वो कवच और कुंडल कैसे रहे होंगे, वो कौन सी धातु के बने होंगे, लेकिन आज की तारीख में एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक संस्कृति कर्मी होने के नाते कोई मेरे से ये पूछे कि राजेंद्र, आज के युग में कर्ण का कवच और कुंडल क्या है, तो मैं कहूंगा कर्ण का कवच और कुंडल एक मुकम्मल फिलॉसफी है जो हम बालक के दिमाग को दे सकते हैं और बालक को तमाम खतरों से मुक्त कर सकते हैं। माता पिता इस काम को करें, वो टीचर के साथ कदम ताल करें, वो टीचर के साथ चलना सीखें, वो बालक के मन से, बालक के तर्क से संवाद करें। और जिस दिन ये होगा, आप अपने बालक को अपने ज्यादा करीब पाएंगे।
बालक को ज्यादा फलता फूलता पाएंगे, बालक को ज्यादा हंसता खेलता पाएंगे, बालक को ज्यादा जिम्मेदार बनाएंगे, जिम्मेदार पाएंगे। एक माता पिता का और एक आचार्य का बड़ा कर्तव्य बालक को स्ट्रेंथन करना है, बालक को मजबूती देना है। और मजबूती सिर्फ बाजुओं की नहीं होती, बाजुओं से बड़ी मजबूती विचारों की होती है। इस दौर में जिसका विचार ज्यादा मजबूत है, जिसका विचार ज्यादा तार्किक है, जिसका विचार ज्यादा प्रगतिशील है, वो दुनिया में उतना आगे जाएगा, वो दुनिया में नेतृत्व करेगा। हम योगेश्वर कृष्ण के गीत गाते हैं। क्या ताकत थी योगेश्वर कृष्ण के पास? विचार की ताकत। तमाम गीता जिस मुद्दे पर खड़ी है, रास्ते हजार होंगे, विचार श्रेष्ठ होना चाहिए, विचार मजबूत होना चाहिए, और वो सारी जिंदगी उस विचार को जगाने का काम करते हैं। बंधुओं, सुरक्षा विचारों से होगी। बात को समेटता हुआ महाभारत के अंतिम संदर्भ को आपको सुनाना चाहता हूं। हम सब अपेक्षा करते हैं कि हमारी रक्षा भगवान करेंगे, भगवान कर ही रहे हैं। भगवान को कहने की जरूरत नहीं कि वो हमारी रक्षा करे, आप ना कहें तो भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये सूरज निकल रहा है, ये 2 साल निकलना बंद कर दे जीवन खत्म हो जाएगा। ये हवाएं बह रही हैं, 2 साल बहना बंद हो जाए जीवन खत्म हो जाएगा। ये नदियां बह रही हैं, ये बर्फ पड़ रहा है, ये धरती माता अन्न पैदा कर रही है, परमात्मा जीवन की रक्षा कर ही रहे हैं। हमें अपना ख्याल करना है, और यदि ख्याल नहीं करेंगे तो आपको याद दिला दूं, भगवान कृष्ण की मौजूदगी में, भगवान कृष्ण की विद्यमानता में, प्रेजेंस में उनके तमाम कुल का नाश हो गया, उनकी आंखों के सामने हो गया। और क्यों हो गया? उनके कुल में एक बालक पैदा हुआ। महाभारत के बिल्कुल अंत में आपको लेकर के जाता हूं, जिसका नाम था सांब। सांबवती का बेटा था, दारूबाज हो गया, पीने लगा, दुष्चरित्र हो गया, लफ्फाज हो गया, मखौल करने लगा, मर्यादाओं का उपहास करने लगा, अपने में मशगूल हो गया, तरह तरह के नाटक करने लगा। और उस सांब ने तमाम यादव वंश के बालकों को अपने परिवेश में ले लगा। और अंत में जाता हूं, कहानी को छोटा करता हुआ, दारू पार्टी हुई। तमाम यदुवंश के बालकों ने, तमाम लोगों ने दारू पी, शराब पी, और शराब अंदर, दिमाग बाहर, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई, स्वार्थी हो गए। भगवान कृष्ण की मौजूदगी में आपस में लड़ लड़ करके तमाम यदुकुल के वीरों का विनाश हो गया। विधवाएं बच गई, वृद्धाएं बच गई, वृद्ध बच गए, नन्हे नन्हे बच्चे बच गए। भगवान कृष्ण ने द्वारिका से आवाज दी, हस्तिनापुर से अर्जुन उनको लेने गए। तब भगवान कृष्ण भी लगभग वार्धक्य में थे और अर्जुन भी बूढ़ा हो गया था। बाजुओं में वो दमखम नहीं था, वो बलबला नहीं रह गया था। अर्जुन लेकर के 16,000 यदुकुल की महिलाओं को लेकर के द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे थे। रास्ते में देहली के पास आभीरों ने हमला कर दिया, तमाम वृद्धाओं को मार दिया, तमाम बालकों को मार दिया और उन महिलाओं का अपहरण कर लिया। अर्जुन परास्त हुआ और हस्तिनापुर में आ गया। तमाम यदुकुल का विनाश भगवान कृष्ण की मौजूदगी में, अकॉर्डिंग टू महाभारत टेक्स्ट, उनकी मौजूदगी में हो गया। इस भुलेबे में मत रहना, कोई बड़ी शख्सियत बचाएगी। यदि किसी भी दौर में रक्षा करता है, कोई चीज रक्षा करने वाली है, तो वो मेरा और आपका चरित्र है, मेरी और आपकी अकाउंटेबिलिटी है, मेरे और आपकी जवाबदेही है, मेरा और आपका हुनर है, मेरा और आपका जीवन के प्रति किया गया परिश्रम है। वो परिश्रम एक, मैं ये चाहूंगा ये तमाम माता और पिता इस बात पर गौर करें, बालक के मन को समझने का प्रयास करें।
बालक की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करें। उद्दंडता, अतार्किकता उसके आसपास न भटकने दें। थानेदार बनकर के परवरिश न करें, आचार्य बनकर के, तार्किक बनकर के उस बालक की परवरिश करें। आप ये पाएंगे बालक विश्वास से भरा हुआ बालक बनेगा। मैं अंत में एक कहानी आपको सुना दूं। किन्हीं दिनों की बात है, लगभग 8-10 वर्ष हो गए। मैं किसी गांव में मौजूद था। एक बालक छत के ऊपर खेल रहा था। उसके पापा से मैं नीचे बात कर रहा था। माँ उसकी रोटी बना रही थी। नीचे धनिये की क्यारी लगी हुई थी, उसमें पानी था, कच्ची जमीन थी। 8-9 फुट मकान की हाइट रही होगी। अचानक उस पापा को क्या सूझी, उसका बालक जो छत पर खेल रहा था उसने कहा, आजा बेटे नीचे कूद जा। हाथ यूं कर दिया और बालक ऊपर। उसने कहा, बालक था लगभग 9-10 वर्ष का। उस पप्पू ने कहा कि पापा चोट लग जाएगी। पापा कहने लगा, पप्पू चोट क्यों लग जाएगी, तुझे भरोसा नहीं, तुझे बचपन में मैंने कितनी बार उछाला है। ऊपर उछालता था, बाजुओं में लेता था, आज तक गलती की है। आज तक गलती नहीं हुई ना बेटा। जब आज तक गलती नहीं हुई, आज क्यों गलती करूंगा, आजा मेरे पप्पू। पप्पू ज्यों ही छलांग लगाता है, वो पापा जो हाथ यूं किए खड़ा था, नीचे धनिये की क्यारी थी, रेता था, पानी पड़ा था, पक्की जमीन नहीं थी। पापा यूं खड़ा था, बालक ने छलांग लगाई, पापा ने हाथ पीछे कर लिए, बालक नीचे गिरा। पप्पू की मां नाराज हुई, खाना बनाते दौड़ी। ये क्या मजाक है जी, क्यों ये मजाक किया। पप्पू की टांग टूट जाती, हाथ टूट जाता, बाजू टूट जाती, क्या करते। पप्पू के पापा ने कहा कि एक लेसन देना चाहता था पप्पू को। पप्पू की मां बोली कि ऐसा कौन सा लेसन था जो पप्पू की हड्डियां दांव पर लगा करके दिया जाना है। ये बात आराम से बैठ करके भी बताई जा सकती थी कि पप्पू को समझा देते, इसकी हड्डियां दांव पर लगाई और लेसन देना चाहते हो। बोले एक शिक्षा बड़ी जरूरी थी जो पप्पू के जीवन में काम आएगी। पप्पू की मां ने कहा, शिक्षा क्या थी। बोले शिक्षा ये थी कि इसे मैं समझाना चाहता था कि बेटे, चाहे सामने बाप भी हो, किसी पर जीवन में भरोसा मत करना। यो लेसन देना चाहता था। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं। हम बालक को यह समझाने की हमारी समझ में वो बालक बड़ा समझदार बन जाएगा जो सुबह से शाम तक 10 लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ख्याल रखिए, जब 25 साल का पप्पू हो जाएगा तो 26वें साल के पहले दिन उसका जो पहला शिकार बनने वाला है वो पिता और वो मां बनने वाली हैं जिन्होंने ये मेंटलिटी उस पप्पू को प्रदान कर दी है। और इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि अपने अपने पप्पुओं को संभालें। वो वास्तव में ही पप्पू ना बन जाए, वो इस देश की धरोहर बने, इस देश की ताकत बने, इस देश का संबल बने, इस देश के नेता बने, इस देश के रहनुमा बने। मैं पुनः आप सब माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ आदरणीय प्रिंसिपल कुलदीप गुलेरिया जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत खराब सी बातें कहने का मुझे आपके बीच में मौका दिया। और आपके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बड़े सम्मान के साथ इन कर्कश बातों को भी आपने सुनने की कृपा की है। आप सभी के प्रति बहुत 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 धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।